नागराज की कब्र एपिसोड 2। फिर शेखू ने रोमो से मुलाकात की। शेखू रोमो से कहता है, बहुत दिनों से मैंने तुमसे काम नहीं लिया। क्या तुम्हारी ताकत आज भी बरकरार है या शराब ने तुम्हें खोखला कर दिया है? रोमो कहता है, काम बताओ उस्ताद, और काम की कीमत बताओ। तुम्हें आम खाने से मतलब होना चाहिए, पेड़ गिनने से नहीं। शेखू उसे काम बताता है। तुम्हें नागराज की हत्या करनी है। वह तुम पर यकीन करता है। तुम उसे आसानी से ठिकाने लगा सकते हो। रोमो थोड़ा शॉक हो गया। वह कहता है, क्या? फिर शेखू बोलता है, और अगर यह तुमसे बच निकला तो बाहर दूसरे लोग उसके स्वागत के लिए तैयार मिलेंगे। 1 लाख रुपया नगद मिलेगा तुम्हें उसकी कत्ल करने के लिए। रोमो खुश हो गया। 1 लाख रुपया? इसके लिए तो मैं अपना भी कत्ल कर सकता हूँ। रोमो कहता है, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ यह फैसला अचानक कैसे हुआ? शेखू बताता है, सुपर बॉस का ऑर्डर आया है। उसके बाद रोमो अपनी कुटिया में वापस आ जाता है, जहाँ पर नागराज आराम कर रहा होता है। कुटिया में रोमो कहता है, तुम्हारे कत्ल का प्रमाण लेकर आया हूँ। नागराज कहता है, इसका मतलब भेद भेद नहीं रहा। नागराज कहता है, इतनी जल्दी शुरुआत हो जाएगी, मुझे उम्मीद नहीं थी। रोमो कहता है, तुम मुझे जख्मी करके यहाँ से भाग निकलो और मैं बताता हूँ कि भागने के लिए तुम्हें कौन सा रास्ता अपनाना है। नागराज कहता है, नहीं रोमो, जिन लोगों को मालूम हो जाएगा कि नागराज ने गद्दारी की है वे तुम्हारी गद्दारी से भी वाकिफ़ होंगे, इसलिए मैं तुम्हें साथ लेकर चलूँगा। अगर रोमो कहता है, अगर उन्हें मेरी गद्दारी का पता चल गया था तो उन्हें मुझसे तुम्हारे कत्ल के लिए एक मोटी रकम की पेशकश क्यों की? इसका जवाब मैं तुम्हें दूंगा। तभी अचानक शेखू और उसके साथी रोमो की कुटिया पर आ गए। उन्हें देख नागराज कहता है, ओह शेखू, तुम हमारी बातें सुन रहे थे? शेखू कहता है, मैं अपने कमरे में भी बैठकर तुम्हारी बातें सुन सकता था। देखो इस गुलदस्ते में क्या है। गुलदस्ते से शेखू माइक्रोफोन उठाता है और कहता है, माइक्रोफोन, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली है नागराज। आश्चर्य इस बात का है कि तुमने रोमो को अपने फेवर में कैसे ले लिया। शेखू दोनों को वार्न करता है, डोंट मूव, मेरे साथ सच्चे निशानेबाज हैं। शेखू कहता है, मेरा ख्याल था कि 1 लाख के लालच में रोमो तुम्हें कत्ल कर देगा या फिर तुम रोमो का कत्ल कर दोगे। फिर तुम में से एक रहेगा जिसे बाहर निकलते ही गोलियां से भून दिया जाएगा। रोमो पूछता है, लेकिन तुम तो कहते थे कि सुपर बॉस का हुक्म है। शेखू बताता है, सुपर बॉस के हुक्म के बाद ही तो मुझे तुम्हारी गद्दारी का एहसास हो गया रोमो। फिलहाल अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। शेखू के साथी नागराज और रोमो पर गोलियां बरसाते हैं, पर किसी तरह दोनों बच जाते हैं। नागराज अपने जहरीले सांप दोनों गनमैन पर छोड़ देता है, जो उन्हें जाकर डस लेते हैं। अपनी साथियों पर सांप का हमला होते देख शेखू भाग खड़ा हुआ। शेखू का पीछा करने के लिए नागराज और रोमो भी उसके पीछे गए। नागराज कहता है, कम ऑन रोमो। बाहर निकलते ही कई सारे गनमैन रोमो और नागराज पर फिर से फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां से बचने के लिए नागराज कहता है, ज़मीन से चिपक जाओ। फिर कुछ देर बाद नागराज अपने जहरीले सांप फिर से गनमैन पर छोड़ता है,
जो उन्हें जाकर डस लेते हैं। नागराज नागराज और रोमो अभी भी ज़मीन पर लेटे हुए हैं क्योंकि वहाँ और भी गनमैन आ गए। नागराज कहता है, उनकी गोलियां मेरा पीछा करेंगी। मैं उनका सारा ध्यान अपनी तरफ केंद्रित रखूंगा और इस बीच तुम फरार हो सकते हो। रोमो रोमो कहता है, मैं भी पीठ दिखाने वालों में से नहीं हो सकता। मैं भी उन पर हमला करूंगा। ओह, उस्ताद तो आगे निकल गए। मुझे भी अपनी कला दिखानी चाहिए। रोमो शेखू की सभी झोपड़ियों को तोड़ने की कोशिश करता है। इधर रोमो छप्पर फाड़कर झोपड़ी के अंदर कूदा और उतरते ही एक एक गनमैन को बड़ा जोर का मुक्का मारा, जिसकी वजह से उसकी हड्डियां टूट गई। दूसरी ओर नागराज के नाग सभी गनमैन को एक एक करके डस रहे थे। रोमो अकेले ही चार चार गनमैन का सामना कर रहा था और सबों को पराजित भी कर दिया। नागराज भी अपने अपने कला से कई सारे गनमैन को लात घूंसे मारे और कुछ को तो मार ही डाला। शेखू के अड्डे पर तबाही के बादल मंडराने लगे। रोमो ने 2 मशाल पकड़ ली और कहा, लो अब आग का खेल देखो। रोमो ने चार चार गनमैन को जिंदा जला डाला। नागराज के नाग गनमैन के गला दबाने लग गए। बाकी के जो भी बचे खुचे गनमैन थे, सबों को नागराज के नाग ने डस लिया और मार डाला। तभी नागराज कहता है, शेखू भाग रहा था। तभी शेखू को नागराज के नाग ने उसे रोक लिया। सांप को देखते ही शेखू डर गया। वह कहता है, बाप रे, सांप। इधर बस्ती में शोर मच गया और लोग बस्ती छोड़कर भागने लगे। झोपड़ियां आग की लिपटे में घिर चुकी थीं। नागराज ने शेखू को उठा लिया और वहां से दौड़ने लगा। उसने शेखू से कहा, तू जिंदा रहकर हमारे काम आ सकता है। थोड़ी दूर जाने के बाद नागराज सोचता है, रोमो अब तक क्यों नहीं आया। पीछे से रोमो की आवाज़ आती है। वह बैठा हुआ था। वह कहता है, मैं यहाँ पहले से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ उस्ताद। नागराज रोमो के हाथ में थैली पड़ी थी, उसे इशारा करते हुए पूछा, तुम यह थैले में क्या भर लाए। रोमो कहता है, कीमती शराब की बहुत सी बोतलें मिल गई, मैं समेट लाया। नागराज उठा और बोला, किसी सुरक्षित जगह पर चलो। रोमो ने रिप्लाई किया, झिंगागार से अधिक सुरक्षित जगह कोई नहीं है। दोनों झिंगागार पहुंच गए। गुफा के अंदर नागराज कहता है, शेखू डर के मारे बेहोश हो गया है, इसे होश में लाने का वक्त आ गया है। रोमो कहता है, शेखू होश में आ गया उस्ताद। नागराज शेखू से कहता है, शेखू मेरी आंखों में देखो। शेखू देखता है नागराज की आंखों में और उसी वक्त उसकी नींद टूट जाती है। नागराज ने शेखू को अपने सर्पीले आंखों से हिप्नोटाइज कर डाला। फिर हिप्नोटाइज करने के बाद नागराज शेखू से पूछता है, बुलडॉग के लिए कितने स्टेशन काम कर रहे हैं। शेखू कहता है, 7। नागराज पूछता है, 7 स्टेशन की पूरी जानकारी दो। हिप्नोटाइज सिचुएशन में ही नागराज ने शेखू से बहुत सी बातों की जानकारी हासिल कर ली। ये हिप्नोटाइज कला देखकर रोमो खुश हो गया। उस्ताद, तुम तो जादूगर भी हो। नागराज रोमो से काम की बातें करता है। शेखू जैसे 6 बॉस और हैं जो बुलडॉग के लिए काम कर रहे हैं। इस तरह बुलडॉग के ऑर्गेनाइजेशन की रीढ़
में 6 जोड़ और बाकी हैं। पहले हम इन जोड़ों को तोड़ेंगे, उसके बाद रीढ़ की हड्डी अपने आप टूट जाएगी। नागराज रोमो से कहता है, यह गुफा मुझे बेहद पसंद आया, शेखू को यहीं कैद रहने दो। रोमो कहता है, मैं भी अपने कैदी यहीं रखना पसंद करता हूँ उस्ताद। अगली सुबह नागराज ने रोमो से कुछ बात कही। नागराज कहता है, यहाँ से सबसे करीब स्टेशन नंबर 4 पड़ता है। पूरा नक्शा तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा रोमो, तुमने यह इलाका घूमा हुआ है। रोमो कहता है, हाँ स्टेशन 4 डिब्रू पहाड़ी पर है। वे दोनों घोड़े गाड़ी पर बैठकर डिब्रू पहाड़ी की ओर रवाना हो गए। उधर बुलडॉग के हेडक्वार्टर में खलबली मच गई। बुलडॉग अपने गनमैन से कहता है, तुम सब लोग मुझे मनहूस खबरें सुनाने आए हो। एक व्यक्ति कहता है, सुपर बॉस, हम आपको किसी भ्रम में नहीं रखना चाहते। दूसरा कहता है, नागराज हमारे सभी अड्डों पर कहर बनता बढ़ रहा है। बुलडॉग कहता है, और उसका रुख बुलडॉग की तरफ है, यानी मेरी तरफ, है ना? गनमैन कहता है, उसकी गतिविधियां यही संकेत दे रही है। दूसरा गनमैन कहता है, इस प्रकार का सुरक्षा कवच हथियार सब उसके सामने बेकार है। इसके अलावा हमारा एक गद्दार साथी रोमो उसका साथ दे रहा है। बुलडॉग कहता है, इस तरह तो तुम सबको बर्बाद कर देगा वह। बुलडॉग कहता है, मैंने उसकी पावर एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ देखी है। वह इस योग्य है ही कि उसका मुकाबला कोई ना कर सके। 1000 सांप उसके शरीर में हैं। हमारे पास ऐसी कोई मशीन भी नहीं है जो नागराज को रोक सके। फिर भी एक इंसान ऐसा है जो उसे रोक सकता हो, प्रोफेसर नागमणि। रेडियो फोन पर नागमणि से हमारी बात कराओ। बुलडॉग की बात नागमणि से शुरू हो जाती है। प्रोफेसर नागमणि, हमने पैसे देकर तुम्हारा हथियार खरीदा था और वह हमें ही डस रहा है। सामने से प्रोफेसर की रिप्लाई आती है, नागराज ऐसा नहीं कर सकता, पूरी बात बताओ। प्रोफेसर नागमणि एक मशीन के सामने बैठे थे। जिस मशीन की तरफ इशारा करते हुए वे बुलडॉग से कहते हैं, इस मशीन में नागराज का दिमाग कैद है, अभी सारी स्थिति साफ हो जाएगी। बुलडॉग ने नागमणि को फोन पर सारी बातें संक्षेप में बता डाली। प्रोफेसर नागमणि बुलडॉग से कहते हैं, होल्ड अप करो, मैं अभी पता लगाता हूं कि नागराज कहाँ और क्या कर रहा है। प्रोफेसर नागमणि मशीन से चेक करने की कोशिश करते हैं कि नागराज कहाँ पर है, लेकिन वह असफल हो गए। नागमणि कहते हैं, ओह, इस मशीन से तो उसका संबंध नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब वह मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया। माय गॉड, मेरी मेहनत पर पानी फिर गया। यह बात सुनकर बुलडॉग आग बबूला हो गया। वह नागमणि को धमकी देता है, अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने सभी बचे खुचे अड्डों को खाली कर दो। नागराज अब मेरे कंट्रोल में नहीं है। यह बात प्रोफेसर नागमणि ने कही। बुलडॉग ने कहा, बेवकूफ़ गधे, कैसा मशीन बनाया है तुमने? बुलडॉग कहता है, सबसे पहले तो नागराज ने यह गद्दारी की कि मूर्ति चुराकर भी हमें नहीं दी। हमने दंगा भड़काना चाहा, वह भी हमें नाकाम रह गए। इस नागमणि ने भी हमारे साथ धोखा किया है। मैं इन सब को चुन चुन कर मार डालूंगा। गनमैन कहता है, सुपर बॉस, 7वां अड्डा भी तबाह हो गया है। बुलडॉग आग बबूला हो गया और थोड़ा डर भी गया। उफ, इसका मतलब है
वह इस जगह से अधिक दूर नहीं है। बुलडॉग ने सबको ऑर्डर किया, सभी लोग हेडक्वार्टर खाली करके कंपाली दरे में फैल जाओ। नागराज और बुलडॉग हेडक्वार्टर तक पहुंच गए। हेडक्वार्टर के आसपास कोई नहीं था, जिसे देखकर नागराज कहता है, रोमू, यहाँ बड़ी अजीब सी खामोशी है। रोमू कहता है, हाँ, खिड़की और दरवाजे तो सभी खुले हुए हैं। दोनों हेडक्वार्टर के कंपाउंड तक पहुंच जाते हैं। उनके अंदर आते ही कंपाउंड का गेट अपने आप बंद हो जाता है। नागराज कहता है, वह देखो, दीवार पर बिजली दौड़ रही है। नागराज देखता है कि रोमो दीवार को छूने जा रहा था। तभी रोमो उस पर कूदता है और कहता है, रुको, उसे दीवार को मत छुओ, उस पर करंट है। लेकिन रोमो दीवार को छू देता है। दीवार को छूते ही दीवार फट जाता है, ब्राम। नागराज कहता है, यह चार दीवारी को मत छूना, इस पर बॉम्ब लगा हुआ है। उधर हेडक्वार्टर के छत नागराज और रोमो पर गिरने लगे। रोमो कहता है, हमारे ऊपर मिट्टी और पत्थरों का रेला उड़ा आ रहा है उस्ताद। कंपाउंड पर एक गड्ढा था। नागराज कहता है, फिलहाल इस गड्ढे पर कूद जाओ। वे दोनों उस गड्ढे पर कूद जाते हैं। लेकिन रोमो चिंतित हो गया। वह कहता है, इस गड्ढे से बाहर निकलो, वरना हमारी कब्र यहीं बन जाएगी उस्ताद। अगर हम बाहर निकले तो हमारे चिथड़े उड़ जाएंगे। ऊपर से कई सारे पत्थर गिर रहे हैं। इस गड्ढे पर रहेंगे तो सुरक्षित होंगे। उन्होंने हर इंच पर मौत बिछा दी है और हम पर उनकी नज़र है। सब कुछ दूर से कंट्रोल हो रहा है। रोमो थोड़ा उदास हो गया। ओह, ज़मीन में भूकंप, मिट्टी और पत्थरों का रेला, ज़मीन पर दरारें पड़ रही है। बस हमारा किस्सा ख़त्म हो गया उस्ताद। मरने से पहले यह आखिरी बोतल मुंह से लगा लेता हूँ। फिर वह गड्ढा भर गया मिट्टी और पत्थरों से। क्या नागराज इस कब्र से बाहर आ सकेगा?